क्लास 12th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि चैप्टर सिलेबस पूरा समाप्त होने के बाद अब आपको लगातार हम प्रत्येक चैप्टर के एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न और उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आपको आपके पाठ्यक्रम के 4 चैप्टर्स के बारे में उस पर आधारित एनसीईआरटी के जितने भी पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर थे उनके बारे में अवगत कराया जा चुका है। आज इसी कड़ी में चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस चैप्टर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर के बारे में आपको क्लास में विधिवत समझाया जा चुका है। आज हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर बताने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए हमें इन प्रश्नों के जवाब भली भांति समझ लेने चाहिए। इस चैप्टर में आपने क्लास में वंशागति, आनुवंशिकी तथा विविधता, मेंडलीय वंशागति, आधुनिक आनुवंशिकी की नींव तथा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपने पढ़ा है। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, इसके बारे में पढ़ा है। और फिर मेंडल के संकरण प्रयोग, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स, जिसमें आपने एक संकर संकरण प्रयोग अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण प्रयोग अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस और बहुसंकर संकरण। इसके अलावा मेंडलीय वंशागत के नियम, जिनमें प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा कुछ पारिभाषिक शब्दावली जो इस चैप्टर से संबंधित हैं, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। मेंडलीय अनुपात में विचलन में अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस और रुधिर वर्गों की वंशागति, बहुजीनी वंशागति और वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत आदि महत्वपूर्ण बातों को आपने पढ़ रखा है। आनुवंशिकी के बारे में बताया था कि जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, वंशागत लक्षण या आनुवंशिक विशेषक, जिन्हें हम हेरेडिटरी कैरेक्टर्स या जेनेटिक ट्रेट्स कहते हैं, आनुवंशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही वंशागति या आनुवंशिकता, हेरेडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। आपने पढ़ा था कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक विशेषकों की वंशागति तथा जनक और संतति में आनुवंशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में किया था, किंतु ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में आनुवंशिकी की नींव डाली। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकी का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिक यूनिट्स या एककों के लिए जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। आइए जानते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित हैं और उनके सटीक उत्तर क्या होंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
इस चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। जैसा कि आप जानते हैं, मेंडल ने अपने समस्त प्रयोगों को मटर के पौधे पे किया था। मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए गार्डन पी को चुना था, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है। मेंडल की सफलता का कुछ श्रेय मटर के पौधे के चुनाव के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि मटर के पौधे के चुनाव से कई सारे लाभ थे। जैसे कि पहला लाभ था कि मटर का पौधा बहुवर्षीय अर्थात पेरिनियल न होकर के एक वर्षीय अर्थात एनुअल होता है, जिसकी आयु 3 से 4 माह तक होती है। इसी कारण इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। दूसरा कारण था कि इसके पुष्प उभयलिंगी अर्थात नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में होते हैं, तो फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना भी इनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। तीसरा कारण हो सकता है कि मटर के पौधों में स्वनिषेचन, स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन सुगमता से होता है, जिस कारण ये पौधे होमोजाइगस होते हैं तथा ये पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। चौथा कारण था कि मटर के पौधे में एक दूसरे के विपरीत अनेक तुलनात्मक लक्षण मिलते हैं। और पांचवा कारण था, यदि मटर के पौधे में कृत्रिम पर परागण आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए तो उत्पन्न संकर यानी हाइब्रिड पौधे में भी जनन क्षमता अर्थात फर्टिलिटी बनी रहती है। इस प्रकार से मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ थे, इनके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली कि क्या लाभ थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि मटर में किसी एक लक्षण के लिए स्पष्ट वैकल्पिक रूपों अर्थात अल्टरनेट फॉर्म्स वाली अनेक किस्में यानी वैरायटीज उपलब्ध थी। जैसे कि पौधे की लंबाई को एक लक्षण के रूप में लेने पर उसके दो स्पष्ट वैकल्पिक रूप लंबा पौधा और बौना पौधा उपलब्ध थे। मेंडल ने ऐसे 7 लक्षणों अर्थात कुल 14 वैकल्पिक रूपों का चुनाव किया था। यही सब कारण थे मटर के पौधे का चुनाव करना उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। तो इस तरह से संक्षिप्त में मटर के पौधे को चुनने के क्या लाभ हुए, तो कह सकते हैं कि मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, पुष्पों का द्विलिंगी होना, पर परागण के लिए मटर के पुष्पों की संरचना और आकार का उपयुक्त होना, अधिक संख्या में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का उपस्थित होना और स्वनिषेचन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से लाभ हुए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में भेद कीजिए अर्थात आपको अंतर स्पष्ट करना है। पहला है प्रभाविता और अप्रभाविता, दूसरा है समयुग्मजी और विषम युग्मजी, और तीसरा है एक संकर और द्विसंकर। इसे आप चाहें तो टेबल बना करके इनके अंतरों को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रभाविता और अप्रभाविता, डोमिनेंस या रेसेसिव, तो इसके बारे में आपने पढ़ रखा है कि जब एक युग्म के 2 कारक विषम युग्म की अवस्था में होते हैं तो इनमें से केवल एक कारक स्वयं को प्रकट करने में सक्षम रहता है और दूसरा कारक छिपा रहता है। वह कारक जो स्वयं को प्रकट कर सकता है उसे हम प्रभावी कारक या डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, जबकि दूसरा वह कारक जो स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता उसे हम अप्रभावी कारक या रेसेसिव फैक्टर कहते हैं। इसी प्रकार से इसे हम टेबल में बना करके भी अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा था समयुग्मजी
तथा विषम युग्मजी में भेद, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में पूछा गया है। दोनों में क्या अंतर, इसे भी हम टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। या शार्ट में आप समझ लीजिए, जब किसी लक्षण के दोनों कारक एक समान होते हैं तब यह स्थिति समयुग्मजीय अवस्था कहलाती है। समयुग्मजीय जीवों से केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। जब किसी लक्षण के दोनों एलील्स या कारक अलग अलग होते हैं तब यह स्थिति विषम युग्मजीय अवस्था कहलाती है। विषम युग्मजीय जीव से दो प्रकार के युग्मक समान संख्या में बनते हैं। समयुग्मजीय, इनके एलील्स समान होते हैं, जैसे लंबाई के लिए, शुद्ध लंबाई के लिए कैपिटल टी और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी। और विषम युग्मजीय में इसके एलील्स असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। होमोजाइगस में जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, जबकि हेट्रोजाइगस में अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। होमोजाइगस में सेल्फ पॉलिनेशन होने पर केवल समयुग्मजीय अर्थात होमोजाइगस जीव बनते हैं, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने पर प्रभावी होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस जैसे कैपिटल टी, प्रभावी संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी एवं अप्रभावी संयुग्मजीय स्मॉल टी प्रकार के जीव बनते हैं। इस प्रकार से इसका अंतर हो गया। तीसरा दिया गया था एक संकर और द्विसंकर। एक संकर और द्विसंकर में भेद आप स्पष्ट कर सकते हैं। एक संकर मोनोहाइब्रिड और द्विसंकर डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो यदि किसी क्रॉस में विश्लेषण के समय केवल एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है तो ऐसा संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। और यदि किसी संकरण में विश्लेषण के समय एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो यह संकरण द्विसंकरण संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो इस तरह से अंतर स्पष्ट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में यानी द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई द्विगुणित जीन 4 स्थलों के लिए विषम युग्मजीय है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं। किसी बुक में जो है इसमें क्वेश्चन में 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजीय है लिखा हुआ है, जबकि ये 4 स्थलों के लिए विषम युग्मजीय है। 4 या 6 कुछ भी हो, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पर यदि जीन 4 स्थलों के लिए विषम युग्मजीय है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, अर्थात 2 की पावर 4 का मतलब 16। इस प्रकार से 16 प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जा सकते हैं। फार्मूला का यूज होगा 2 की पावर n, और इफ n इज इक्वल टू 4 देन इट विल बी 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से इसे हम कैलकुलेट करके आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। इसे आपको क्लास में भली भांति समझाया जा चुका है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग करते हुए लॉ ऑफ डोमिनेंस की व्याख्या करना है। तो मेंडल के सिद्धांतों पर आधारित आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा हुआ है, इसके आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि एक जोड़ा विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर पहली संतति में केवल एक ही प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, उसका विरोधी या विपर्यासी अप्रभावी यानी रेसेसिव लक्षण छिपा रहता है। मेंडल के इस प्रभाविता नियम के अनुसार
जब एक जोड़े विरोधी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध कारकों में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो पहली संतति पीढ़ी अर्थात F1 जनरेशन में जो लक्षण उभर कर सामने आता है वह लक्षण डोमिनेंट या प्रभावी होता है, और वह लक्षण जो छिपा रहता है, छिप जाता है, अप्रबल अथवा अप्रभावी रेसेसिव कहलाता है। तो इस तरह से हम एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जब दो जनकों के मध्य क्रॉस होता है तो जिनमें अलग अलग एक जोड़ी के विपरीत लक्षण होते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि लंबा कैपिटल टी का क्रॉस बौना स्मॉल टी से कराया जाए तो मेंडल ने एक लंबे तने वाले मटर के पौधे का एक बौने तने के पौधे के साथ जब क्रॉस कराया तो ये पाया कि F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे तने वाले होते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में कुछ पौधे बौने तने वाले एवं अधिकांश पौधे लंबे तने वाले थे। प्रयोगों के परिणामों के आधार पर मेंडल ने बताया कि लंबा तना मटर के पौधे का एक प्रभावी लक्षण अर्थात डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि बौना तना मटर के पौधे का एक अप्रभावी अर्थात रेसेसिव कैरेक्टर है। अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परीक्षण संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस की परिभाषा लिखिए। तो टेस्ट क्रॉस भी आपने पढ़ा है। प्रथम पीढ़ी F1 संकर संततियों का अप्रभावी लक्षण वाले जनकों से संकरण कराने को परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस प्रकार के संकरण में F2 पीढ़ी के दोनों प्रकार के समलक्षणी 1:1 के समान अनुपात में उत्पन्न होते हैं। या हम कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है कि जब F1 जनरेशन की हाइब्रिड संतान तथा रेसेसिव पेरेंट के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं। इसे आप इस डायग्राम के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही जीन स्थल वाले सम युग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन कीजिए। क्वेश्चन फिर समझिए, एक ही जीन स्थल वाले होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल के संकरण से प्राप्त फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन के फिनोटाइप वितरण का पुनेट स्क्वायर बनाकर प्रदर्शन करना है। तो इसे आप इस प्रकार से पुनेट स्क्वायर के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पुनेट स्क्वायर के बारे में भी आपको बताया जा चुका है और स्क्वायर बना करके इस आंसर को समझाया भी गया है। तो इस केस में फीमेल सपोज करिए कैपिटल ए है तथा मेल कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इनके मध्य संकरण कराने पर F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप प्राप्त होगा वह होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पर कैपिटल ए तथा कैपिटल ए स्मॉल ए अर्थात फिनोटिपिकली ये सभी प्रभावी हैं और पुनेट वर्ग में इसका वितरण भी आप स्क्वायर के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। तो इस तरह से पुनेट स्क्वायर में आपने देखा टाल प्लांट और डार्फ प्लांट, इसके गैमेट कैपिटल टी और डार्फ वाले के स्मॉल टी। इसके क्रॉस कराने पर पहली जनरेशन जो मिलेगी उसमें कैपिटल टी तथा लंबे पौधे होंगे, लेकिन
जो जीन होगा, रिसेसिव जीन स्मॉल टी बौनेपन का भी इसमें छिपा रहेगा। और जब इसमें सेल्फिंग कराई जाती है तो जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वह 3:1 होगा, जबकि जीनोटिपिक रेशियो होगा वह 1:2:1 होगा। इसे हम पुनेट स्क्वायर की सहायता से इस क्रॉस को आसानी से समझ सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी ध्यान से समझिएगा, सुन लीजिएगा कि पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। पहला है लंबे हरे और दूसरा है बौने हरे। तो इस क्रॉस को आप अच्छी तरह से समझ करके इसके आंसर को भी आप कर सकते हैं। ये भी आपको क्लास में समझाया जा चुका है कि किस प्रकार से लंबे हरे और बौने हरे के गैमीट बनेंगे और किस प्रकार से क्रॉस कराया जाएगा। क्रॉस कराने के बाद जो इसका परिणाम मिलेगा वह होगा लंबे हरे यानी टॉल ग्रीन 6 और बौने हरे यानी डॉर्फ ग्रीन 2। इस तरह से कुल 8 पौधे प्राप्त होंगे। क्रॉस करा करके आप, जिस तरह कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पीले बीज वाले लंबे पौधे, इसके गैमीट्स क्या बनेंगे और हरे बीज वाले लंबे पौधे के गैमीट्स क्या बनेंगे। मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो एलोटाल प्लांट होगा वो 3 होगा, पीला बौना यानी एलोडार्फ 1 होगा, हरा लंबा यानी ग्रीन टॉल 3 होंगे और हरा बौना यानी ग्रीन डॉर्फ 1 होगा। तो इस प्रकार से फिनोटाइट संतति में लंबे हरे और बौने हरे पौधे की संतति लंबे हरे 6 होंगे और बौने हरे 2 पौधे प्राप्त होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 2 विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस कराया जाए, मान लो 2 स्थल लोसाई सहलग्न है, तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी समझ करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दोनों स्थलों के समान होने पर प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन के संततियों में फिनोटाइप की 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, लोकस के बीच यानी लोसाई के बीच पूर्ण सहलग्नता होने पर सभी संतानों में जनकों की लक्षण रूपता अर्थात फिनोटाइप उपस्थित रहेगी, क्योंकि युग्मकों के बनते समय जीन अलग नहीं होंगे। दूसरा, यदि स्थलों के मध्य पूर्ण सहलग्नता नहीं है तो युग्मकों के बनते समय क्रॉसिंग ओवर के कारण कुछ युग्मकों में ये जीन पृथक हो सकते हैं। अतः प्रथम जनरेशन F1 पीढ़ी की संततियों में जनक यानी पैतृक लक्षण प्रारूप फिनोटाइप वाली संतानें अधिक होंगी, परंतु कुछ संततियों में जीनों के नए संयोग बनेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 कि 2 विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस किया गया, मान लें 2 स्थल सहलग्न हैं, तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा, तो आपने इसको भी समझ लिया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। आनुवांशिकी में TH मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। TH मॉर्गन, जैसा कि आपने पढ़ा है कि उन्होंने ड्रोसोफिला पर आनुवांशिक प्रयोग किया है और सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया है और गुणसूत्रों के मानचित्र को भी इन्होंने बनाया है। इसीलिए हम
टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चंस हैं, जिनमें 8 प्रश्नों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। बचे हुए शेष प्रश्नों के जवाब अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। तब तक आप इन सभी प्रश्नों के जवाब समझ करके अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।